नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत के पूर्व वर्ष में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विकल्प शब्द पोस्ट गौरव किसने प्रयोग किया? तो पोस्ट गौरव शब्द का प्रयोग लूथर गुलिक के द्वारा किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी लूथर गुलिक महोदय का है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भी सी होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो प्रशासन के एकीकृत या इंटीग्रल व्यू का समर्थन हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक और स्मिथबर्ग और थॉमसन द्वारा किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 1, 3 एवं 5 होगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक ने प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? तो यह J.M. पिफनर और प्रेस्थस द्वारा किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दें। कथन ए, लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है। कथन आर, विधायिका कार्यपालिका के खर्चों को अधिकृत करती है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं और कथन आर ए की व्याख्या करता है, अर्थात लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है। चूँकि लोक प्रशासन को हम स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं और कार्यपालिका कोई भी व्यय तभी कर सकती है जबकि विधायिका उसको जो है स्वीकृत करे। तो इस प्रकार से दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करते हुए दें। कथन ए, वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन के कानून को व्यापक और व्यवस्थित रूप से लागू करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया। कथन आर, उनके अनुसार कानून का प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का एक कार्य नहीं है। तो यहाँ पर कथन ए मात्र सही है, अतः इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? तो यह लूथर गुलिक महोदय का कहना है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 8, लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वह विधान शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की या सरकार की न्यायिक शाखा की। इस कथन से क्या हमें पता चलता है, क्या झलकता है? तो इससे हमें प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण का बोध होता है, जिसमें यह कहा गया है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों से है। वहीं प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण यह कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका अंग से है। प्रश्न संख्या 9, सभी उपक्रमों की योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है और अच्छे ढंग से काम करने के लिए सभी को समान सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो संगठन की अनिवार्य लक्षण के रूप में योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, इनकी बात जो है कि हेनरी फेयोल के द्वारा की गई है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 10, हमारे सामने अब कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हेनरी फेयोल महोदय का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भेद पाल एच एपेलवी, जो कि भारत में लोक प्रशासन के जनक हैं, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन, जो कि निर्णय निर्माण सिद्धांत से संबंधित हैं, ने किया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, 1, 3 एवं 4। प्रश्न संख्या 12, सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होना है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एपलबी का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 13, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है,
जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। यह किसने कहा है? तो यह फ्रैंक गुडनाव के द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 14, रॉबर्ट डाल के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में निम्न में से कौन सा कारक बाधा नहीं है? तो प्रशासन में सर्वव्याप्त मूल्य बाधा है, मानव व्यवहार की अनिश्चितता भी बाधा है, एवं प्रशासन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी बाधा है। लेकिन विकल्प सी, लोक प्रशासन की बौद्धिक क्षमता लोक प्रशासन के विकास में या लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास में बाधा नहीं आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 15, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, लोक प्रशासन का विज्ञान बनने का दावा खोखला है। यह कथन किसका है? तो यह F.W. रिंग्स का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो अन्य सभी जोड़े सही हैं, किंतु प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक है वह 1927 में प्रकाशित होती है, जबकि यहाँ 1928 दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 17, मैक्स वेबर के अनुसार किस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य रूपों से श्रेष्ठ है? तो हालांकि ये सभी जो है कि यहाँ पर सही हैं। निश्चितता भी होती है, स्थिरता होती है, अनुशासन भी नौकरशाही में पाया जाता है और भरोसेमंदी भी उसमें होती है। अतः यहाँ पर विकल्प डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 18, तार्किकता किसका आधार है? तो तार्किकता कानूनी प्राधिकार का आधार है और यह मैक्स वेबर ने कहा था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, केवल 3। प्रश्न संख्या 19, किसने क्लासिकीय दृष्टिकोण की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के रूप में की? तो उर्विक के द्वारा क्लासिकल दृष्टिकोण की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के रूप में की गई है। अतः प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर विकल्प सी उर्विक होगा। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन से हार्थोन प्रयोग के नतीजे हैं? तो हार्थोन प्रयोग के नतीजों में मजदूर कटे हुए और आबद्ध व्यक्ति नहीं होते, मजदूर केवल आर्थिक कारक से ही प्रेरित नहीं होते, मजदूरों से में अनौपचारिक समूह बनाने का रुझान होता है। ये तीनों सही हैं, किंतु जो कथन 3 है वह सही नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 1, 2 और 4 होगा। प्रश्न संख्या 21, निम्न में कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है? तो टेलर का कृत्यमूलक निर्देशन सही है, फेयोल का गैंगप्लाक यह भी सही है, उर्विक आदेश की एकता यह गलत है। आदेश की एकता के सिद्धांत का संबंध फेयोल से है, ना कि उर्विक से, और गोलिक संगठन के प्रकार आधार ये भी सही है। अतः प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 22, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया? तो लोक प्रशासन में या संगठन में व्यवहारवादी उपागम का संबंध संगठनों में निर्णय निर्माण से, और इसका उपयोग जो है कि हर्बर्ट साइमन द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 23, किसने कहा था कि इससे पहले कि किसी विज्ञान के पास सिद्धांत हो उसके पास अवधारणाएं होनी चाहिए? तो यह हर्बर्ट साइमन के द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 24, व्यवस्था की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन 1, यह कई उपव्यवस्थाओं वाली एकीकृत पूर्णता है। कथन 2, उपव्यवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। कथन 3, इसकी एक पहचान योग्य सीमा है जो उससे परिवेश से अलग करती है। और कथन 4, यह परिवेश से निरंतर संपर्क में रहती है। तो यहाँ पर कथन 1, 3 एवं 4 सही हैं, किंतु कथन 2 सही नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 25, अनौपचारिक संगठन क्या होता है? तो अनौपचारिक संगठन भावनात्मक होता है, व्यक्तिगत होता है, परंपरागत होता है और अलिखित होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 26, टेलरवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक कौन है? तो टेलरवाद या जिसको वैज्ञानिक प्रबंध भी हम कहते हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण आलोचक जो हैं वो एल्टन मेयो हैं, जिन्होंने हार्थोन प्रयोग किए थे और मानवीय संबंध उपागम जो है कि दिया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 27, वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ है? तो वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ है संगठन का सबसे कुशल रूप। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 28, किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक या महाद्वीपीय उत्पाद था? तो थॉमस कार्लाइल के लिए नौकरशाही महाद्वीपीय उत्पाद था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 29, वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया? तो वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध जो है कि मानवीय जो अभी मैंने आप लोग को बताया एल्टन मेयो का मानव संबंध उपागम, वहाँ से आया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 30,
नौकरशाही के वेबरीय मॉडल का बुनियादी गुण क्या है? तो नौकरशाही के वेबरीय मॉडल का बुनियादी गुण योग्यता का क्षेत्र है। हालांकि इसमें चारों ही सही हैं। अव्यक्ति व्यवस्था भी रहती है, पद सोपान के नियम भी रहते हैं और नियमों की व्यवस्था भी रहती है, लेकिन योग्यता का क्षेत्र यहाँ पर मूल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 31, फेयोल के अनुसार किसी औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियां हैं? तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, योजना, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 32, साइमन के बारे में कौन से कथन सही हैं? कथन ए, उन्होंने प्रशासन को निर्णय निर्माण का समतुल्य बनाया, सही है। उन्होंने संरचनात्मक उपागम को विकल्प के तौर पर निर्णय निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने तार्किकतावाद पर आधारित प्रशासन की नई अवधारणा प्रस्तावित की। उन्होंने नियोजन और अनियोजन निर्णयों में भेद किया। अतः यहाँ पर चारों ही विकल्प जो है कि सही हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 33, निर्णय निर्माण प्रक्रिया के निम्न चरणों को व्यवस्थित क्रम में रखें। तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले विभिन्न उपागमों को जानना, तदुपरांत कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ रास्ता बताना, अस्थायी निर्णयों की जांच करना, अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन करना और अगले काम की शुरुआत करना है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 34, साइमन द्वारा प्रतिपादित प्रशासन की नई अवधारणा किस पद्धति पर आधारित है? तो प्रशासन की नई अवधारणा निर्णय निर्माण, सीमित तार्किकता, तार्किक प्रत्यक्षवाद, इन सभी से संबंधित है, लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह तार्किक प्रत्यक्षवाद या लॉजिकल पॉजिटिव है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 35, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। तो बजट अधिनियम के जो विभिन्न चरण हैं, सही क्रम उनका है, विधायिका में प्रस्तुतिकरण, फिर उसमें आम बहस होगी, अनुदानों की मांग पर मतदान होगा, विनियोजन विधेयक लाया जाएगा 114 के अनुसार, और फिर वित्त विधेयक 117 के अनुसार। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 36, बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व आर्थिक मामलों का विभाग, जिसे वित्त मंत्रालय कहते हैं, उसका होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो बजट शुद्ध होना चाहिए, सकल नहीं, यह बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 38, यह कथन किसका है? वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है। तो यह हुनर आयोग नहीं, हुवर आयोग है, पर यहाँ गलत लिखा गया है, उससे संबंधित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 39, बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट के साथ विधायिका में ये सभी दस्तावेज जो है कि प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन यहाँ विकल्प में इस तरह से चयन करने के लिए नहीं दिया गया है, इसीलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पर काट दिया है। प्रश्न संख्या 40, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो यह अंतिम जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि बजट के स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 42, इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन 1, संसद कर बढ़ा सकती है, सही है। संसद कर घटा नहीं सकती, यह गलत है। संसद कर समाप्त कर सकती है, यह भी सही है। संसद कर बढ़ा नहीं सकती, यह गलत है। संसद कर घटा सकती है, यह सही है। अतः यहाँ पर कथन 1, 3 एवं 5 सही है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? तो इस प्रश्न में आप देखेंगे 1 और 5 जो कथन है वह गलत है, अर्थात राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है, यह गलत है, एवं राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, यह भी गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के तक रोक सकती है, उसके भीतर उसे लोकसभा को लौटाना होता है, यह सही है। तो कथन 2, 3, 4 सही हैं, कथन 1 और 5 यहाँ पर गलत हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 44, भारत की संचित निधि पर प्रभारित खर्च के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह संसद में मतदान का विषय है, सही है। यह संसद में बहस का विषय है, यह भी सही है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, 1 और 2 होगा। प्रश्न संख्या 45, प्रशासन में
वित्त सर्वत्र वैसे ही सम्मिलित है जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन। यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्टिन मार्क्स का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 46, प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी विशिष्ट प्राधिकार के उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना। यह कथन किसका है? तो यह मुनि का कथन है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी मुनि होगा। प्रश्न संख्या 47, प्राधिकार के प्रत्यायोजन का अर्थ महज दूसरों को कम या ज़्यादा विस्तार में काम देना नहीं। प्रत्यायोजन का मर्म है दूसरों को निर्णायक शक्ति देना ताकि वे अपने कामों की रूपरेखा में विशेष समस्याओं के समाधान में अपने निर्णय का इस्तेमाल कर सकें। यह कथन किसका है? तो यह मिलेट का कथन है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 48, निर्णय निर्माण के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, यह कार्य का तरीका निर्धारित करने का काम है, सही है। कथन 2, यह सभी पारंपरिक प्रबंध कामों से जुड़ा है, गलत है। कथन 3, यह नीति निर्माण का ही समानार्थी है, यह भी गलत है। कथन 4, यह नीति निर्माण से जुड़ा है मगर उसका समानार्थी नहीं है। तो सही कथन 1 और 4 है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है? तो यह MP फॉलेट से जुड़ा हुआ है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 50, प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए, यह किसी अधीनस्थ को यह अधिकार देता है कि किसी खास तरीके में वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, सही है। कथन 2, इसका अर्थ अंतिम प्राधिकार का स्थानांतरण नहीं है, यह भी सही है। कथन 3, इसका एक द्वैत चरित्र है क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार होता है, यह भी सही है। अतः यहाँ पर कथन 1, 2 एवं 3 सही हैं, अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यहाँ पर होगा। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र यहाँ पर समाप्त होता है जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं। मुझे आशा है कि आगामी जो भी परीक्षार्थी होंगे उन्हें इस प्रश्न पत्र के अवलोकन से अवश्य सहायता मिलेगी। यदि आप इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।